दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे तैयार होती हैं, बिना शोर, बिना आवाज के, लेकिन अंदर से इतनी प्रबल कि जब सामने आती हैं तो दुनिया का संतुलन बदल देती है। 2025 का भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। एक देश जिसे कभी उभरती अर्थव्यवस्था कहकर देखा जाता था, वो चुपचाप एक नए रूप में खुद को ढाल रहा था, एक शक्ति के रूप में, एक निर्णायक शक्ति के रूप में। लेकिन ये रूप दुनिया को एकदम से तब दिखाई दिया जब अमेरिका ने भारत के ऊपर अचानक 50% का टैरिफ बम गिरा दिया। दुनिया को लगा कि भारत हिल जाएगा, डगमगा जाएगा और शायद पीछे हट जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सबको हैरान कर दिया। क्योंकि 2025 का भारत पुराने दौर वाला भारत नहीं था। ये वो भारत था जिसने वर्षों से बिना किसी घोषणा के अपनी आर्थिक रणनीति को निखारा था। और ये वही भारत था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब मिसाइल से नहीं, बल्कि दिमाग से दिया। एक ऐसी चुपचाप चलने वाली आर्थिक स्ट्राइक जो बिना एक आवाज के पूरी दुनिया में गूंज गई। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जब अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान किया। इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी, जब भारत ने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में डॉलर की पकड़ दुनिया पर पहले जैसी नहीं रहेगी। दुनिया बदल रही थी, पर कुछ देश इस बदलाव को देखने में देर कर रहे थे। भारत उनमें शामिल नहीं था। भारत महीनों से अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने में लगा हुआ था। नई नीतियां, नए समझौते, नए बाजार और नए रिश्ते, और इन सब का उद्देश्य एक ही था, किसी एक देश, किसी एक मुद्रा, किसी एक दबाव का गुलाम ना बनना। जब अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत के सभी प्रमुख उत्पादों पर 50% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, तो दुनिया ने इसे अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन कहा। अमेरिकी मीडिया में माहौल था कि भारत को यह झटका भारी पड़ेगा। रिपोर्टें कह रही थीं कि भारत की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, एक्सपोर्ट लड़खड़ा सकता है और भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत में कोई घबराहट नहीं थी, न दिल्ली में, न मुंबई में, न चेन्नई में, न हैदराबाद में। वहां तनाव की जगह रणनीति थी। सब कुछ संभाला हुआ, शांत और सटीक, क्योंकि भारत वो चाल चलने वाला था जो पिछले कई दशकों में किसी देश ने नहीं चली थी, जो थी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की चाल। अमेरिका को लगा कि टैरिफ लगाकर वो भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन भारत ने इस झटके को अपनी ही रणनीति का पहला पड़ाव बना लिया। भारत ने ऐसे समय में कई देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू कर दिया, जो थे यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इराक, रूस। भारत ने तेल खरीदा, गैस खरीदी, खनिज खरीदे, मशीनरी खरीदी, सब रुपये में। और जब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर को छोड़कर भारत के साथ रुपये में सौदे करने लगीं, तब वॉशिंगटन में पहली बार यह चर्चा शुरू हुई कि भारत आखिर कर क्या रहा है। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के हथियार डॉलर और टैरिफ दोनों कमजोर होने लगे, तब उसकी रणनीति खुद उसके खिलाफ काम करने लगती है। डॉलर की मांग दुनिया भर में घटने लगी तो उसकी वैल्यू भी डगमगाने लगी। अमेरिकी अर्थशास्त्री चकित थे, क्योंकि ये उस दिशा में जा रहा था जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भारत ने ना कोई धमकी दी, ना कोई बयान दिया। उसने बस खेल खेला, बिना आवाज, लेकिन पूरा असरदार। यही भारत की साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। इसके बाद भारत ने दूसरा मोर्चा यूरोप में खोल दिया। यूरोप लंबे समय से चीन पर निर्भर था, लेकिन अब उन्हें एक सुरक्षित, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद विकल्प चाहिए था। भारत ने यही अवसर पकड़ा। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, सबके साथ भारत ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक समझौते किए। यूरोप के सुपरमार्केट में भारतीय उत्पादों की बाढ़ आ गई। टेक्सटाइल, मसाले, पैकेज्ड फूड, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, सब कुछ। भारतीय ब्रांड वहां सिर्फ जगह नहीं ले रहे थे, वो अमेरिकी और चीनी प्रोडक्ट को प्रतिस्थापित कर रहे थे। भारत ने यह काम बिना किसी शोर के किया, इतनी चुपचाप कि अमेरिका को इस बढ़त की भनक तक नहीं लगी। जर्मनी से नई मशीनें भारत आ रही थीं और भारत से तैयार माल यूरोप जा रहा था। भरोसे और व्यापार की ये डोर जितनी मजबूत होती गई, उतनी ही भारत की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती गई। फिर एशिया आया, जहां भारत ने तीसरा मोर्चा खोला। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ भारत ने ऐसा सहयोग बनाया जिसने चीन की फैक्ट्री मॉडल को खुली चुनौती दे दी। भारत एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। विदेशी कंपनियां, जिनका पहला ठिकाना कभी चीन था, वो अब भारत आ रही थीं, जिनमें सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ओप्पो, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनीज के नाम थे। इन सब कंपनीज ने भारत में निवेश बढ़ा दिया था। भारत की नीतियों में जो स्थिरता थी, उसने दुनिया को भरोसा दिया कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक मजबूत उत्पादन केंद्र है।
अफ्रीका में भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी। चीन ने अफ्रीका को भारी कर्ज देकर बांधा था। भारत ने अफ्रीका को सहयोग देकर जोड़ा। भारत ने वहां अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, तकनीकी सहायता दी। भारत का लक्ष्य वहां प्रभुत्व जमाना नहीं था, लक्ष्य था संबंध बनाना, और इसका फल भारत को मिला। अफ्रीका ने भारत को अपने बाजार, अपने उपभोक्ता और अपनी साझेदारी दी। वहीं भारतीय बाइकें नाइजीरिया में सबसे ज्यादा बिकने लगीं। भारतीय मोबाइल केन्या में लोगों की पहली पसंद बन गए। मिस्र में भारतीय डिजिटल क्लासरूम शुरू हो गए। ये वो सॉफ्ट पावर थी जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर पाया था। और जब अमेरिका को एहसास हुआ, तब तक भारत अफ्रीका का एक सबसे भरोसेमंद साझेदार बन चुका था। भारत ने इसके आगे अमेरिका के पड़ोसी देशों की ओर रुख किया। ये चाल पूरी तरह रणनीतिक थी। कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, इन देशों के साथ भारत ने ऐसे समझौते किए कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे, तब भी भारत अमेरिका के महाद्वीप में प्रवेश कर सकता है। लॉजिस्टिक रूट, री एक्सपोर्ट चेन, कस्टम पार्टनरशिप। थोड़े समय में भारत ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी उपस्थिति बना ली। अब भारत को किसी भी सुपर पावर के दबाव से डर नहीं था। उसने अपने लिए लगभग हर दिशा में एक दरवाजा खोल लिया था। अमेरिका का टैरिफ अब हथियार नहीं रह गया था, वो भारत के लिए एक मौका बन चुका था। पीएलआई स्कीम ने भारत की इंडस्ट्री में नई जान डाल दी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ड्रोन, सोलर उपकरण, हर सेक्टर में उत्पादन बढ़ने लगा। भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर घरेलू निर्माण पर जोर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया। पहले जो विदेशी कंपनियां चीन में अपनी फैक्ट्री लगाती थीं, वो धीरे धीरे भारत की ओर मुड़ने लगीं। इसी दौरान भारत ने माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ताइवान, जापान और अमेरिका की कंपनियों के साथ भारत ने ऐसे करार किए जिनकी मदद से देश अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा कर सके। आने वाले समय में दुनिया की असली लड़ाई इन इलेक्ट्रॉनिक दिमागों पर लड़ी जाएगी, ये भारत ने बहुत पहले समझ लिया था। इसी समझ के साथ भारत ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी की जंग में भारत ना तो पीछे है और ना ही पीछे रहने वाला है। भारत की सबसे मजबूत चाल यूपीआई और डिजिटल रुपया था। दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक देश अपनी डिजिटल पेमेंट प्रणाली को इतनी मजबूत बना सकता है कि वो दूसरे देशों में भी लागू होने लगे। भारत ने यही कर दिखाया। यूएई, सिंगापुर, नेपाल और भूटान, हर जगह यूपीआई चलने लगा। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये भारत का डिजिटल दूतावास बन चुका था। हर पेमेंट के साथ भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा था। फिर आया वो पल जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इसमें लिखा था कि भारत ने 6 महीनों में 129 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस साइलेंट स्ट्राइक का परिणाम था जो भारत ने पूरे साल दुनिया में फैलाई थी। ये वही समय था जब अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने इसके बाद साउथ अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाया। ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों के साथ भारत ने कृषि, फार्मा, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और फूड ट्रेड में साझेदारी की। भारतीय दवाओं की गुणवत्ता और कीमत ने ब्राजील में बड़ा बाजार पकड़ा। अर्जेंटीना में भारतीय ट्रैक्टर किसानों की पहली पसंद बने। भारत ने यहां सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि उसने विश्वास कमाया। फिर भारत ने रक्षा और टेक सेक्टर को मजबूत किया। फ्रांस, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने हथियारों का संयुक्त निर्माण शुरू किया। भारत ने खुद को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनाया। अब भारत दुनिया को हथियार बेचने की स्थिति में आ रहा था। और दोस्तों, आज की वास्तविकता यह है कि डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और भारत की मुद्रा मजबूत हो रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ये ट्रेंड अगले 8 से 10 वर्षों तक जारी रहा, तो भारत एक ऐसी मुद्रा प्रणाली बना लेगा जिसका डॉलर से कोई लेना देना नहीं होगा, और ये दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं रहा, वो एक पावर सेंटर बन चुका है और उन देशों में शामिल हो चुका है जिसने दुनिया की रणनीति बदलने की ताकत हासिल कर ली है। 2025 ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत बराबरी से बात करेगा, अपनी शर्तों पर बात करेगा और दुनिया उसे सुनने को मजबूर होगी। ये है भारत की साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक, एक ऐसी स्ट्राइक जिसने दुनिया की आर्थिक राजनीति के नियम बदल दिए। अब लड़ाई बाजारों की है, रणनीति की है, और भारत इस लड़ाई का नया चेहरा बन चुका है। तो दोस्तों, दुनिया की इस बदलती सच्चाई के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अब आने वाले दशक में दुनिया के आर्थिक भविष्य का केंद्र बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।